हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि गेट के रिजल्ट आ चुके हैं और गेट के रिजल्ट्स आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स भी आई हुई हैं। उसी सिलसिले में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम कंटिन्यूअसली अलग अलग स्टूडेंट्स की जो सक्सेस स्टोरीज है, अलग अलग स्टूडेंट्स की जो जर्नी है, वो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं ताकि आप उनसे सीख सकें, उन्होंने जो गलतियां की उसको आप ना करें और बेहतर अप्रोच के साथ आप अपनी तैयारी कर सकें। आज उसी सिलसिले में या उसी सीरीज में मैं एक और स्टूडेंट की कहानी लेकर के आया हूं। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं अपनी एक जो स्टूडेंट थी जो 6 मंथ्स बैच में हमारे साथ जुड़ी हुई थी, गेट बायोटेक्नोलॉजी के बैच में। इनका नाम तान्या है और इन्होंने अब की बार का जो गेट बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्जाम हुआ है उसमें 167 रैंक हासिल की है। तो जाहिर सी बात है कि इनको कोई ना कोई बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो आज मैं इनको इसलिए इनवाइट कर रहा हूं ताकि जो स्टूडेंट्स आगे आने वाले समय में गेट का एग्जाम देने वाले हैं वो इनसे मोटिवेशन ले सकें, इनसे इंस्पिरेशन ले सकें और सीख सकें कि जो कमियां इन्होंने देखी या जो गलतियां इन्होंने की, कहीं वो गलतियां आप ना करें और आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो ताकि आप और बेहतर कॉलेज में जा सकें। तो बिना देर किए हुए मैं तान्या को इनवाइट करना चाहूंगा। तान्या प्लीज हमारे बीच में आइए और हमसे बात करिए। ओके। हेलो सर, हेलो एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच तान्या कि आपने समय दिया। तान्या इस समय काउंसलिंग के प्रोसेस में व्यस्त हैं क्योंकि आपको पता ही है कि गेट के बाद अलग अलग कॉलेजेस के फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो उसी में व्यस्त हैं तान्या, लेकिन हमने जब इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा समय दीजिए आकर के, तो इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और ये आज हमारे बीच में। तो तान्या, शुरू करते हैं आपसे बातचीत। मुझे थोड़ा सा बताइए आपकी एकेडमिक जर्नी के बारे में, आपकी जो पढ़ाई वगैरह के बारे में बताइए। हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम तन्या गुप्ता है। मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच से करा हुआ है फ्रॉम आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज जो गाजियाबाद में है। और ये कॉलेज एकेटीयू यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर फॉल करता है। ओके, ठीक है। तो तान्या, जैसा कि आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज, आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपको गेट के बारे में कब पता चला और आपने कब इसकी तैयारी शुरू की। गेट के बारे में सर मुझे सेकेंड ईयर में पता चला था। लॉकडाउन लगा हुआ था तब। मेरे कॉलेज वालों ने एक सेशन लिया था जिसमें उन्होंने गेट के बारे में अवेयर करा था हमें कि एक एग्जाम हम दे सकते हैं बायोटेक फील्ड से अगर हम बिलोंग करते हैं। तो सेकेंड ईयर में मुझे इसके बारे में पता चला था, गेट के बारे में। ओके। तो तान्या, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमें अपनी फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए या मतलब एमबीए कर लेना चाहिए। जैसे बीटेक के बाद बहुत सारे लोग एमबीए करने के लिए फील्ड चेंज कर लेते हैं। क्या आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था एमबीए साइड में जाने का? आपने मतलब एमटेक के बारे में पहले से ही सोच रखा था? एक्चुअली अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो स्टार्टिंग से मुझे थोड़ा रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन जब हम कॉलेज में आते हैं, जब हम आसपास अपने साथ के बच्चों को देखते हैं, तो कोई कहता है कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, कोई कहता है मुझे आईटी सेक्टर में जाना है, कोई एमबीए में जाना चाहता है, कोई कोई कहता है कि मुझे रिसर्च में ही जाना है। लेकिन लास्ट तक आते आते सब मोस्ट ऑफ द लोगों का प्लान चेंज हो जाता है। मेरे को बीच में मैं थोड़ा सा हो गया था मेरे संग कि मुझे एमबीए करना है, मुझे आईटी सेक्टर में जाना है। इनफैक्ट बीच में मैंने जावा पढ़ना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये चीज में तो मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं। तो बेसिकली मुझे रिसर्च में ही जाना था, इसलिए मैंने गेट चूज करा। मेरे को एमबीए में एज सच मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इस चीज के लिए भी मैंने काफी थरो स्टडी करी थी कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो पूरी थरो स्टडी करने के बाद जो मुझे लगा कि ये मुझ में मुझे इंटरेस्ट करेगा, तब मैंने एज अ गेट अपना ऑप्शन रखा था। ओके। तो यहाँ पे मैं एक चीज बहुत क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप बीटेक में ऑब्जर्व कर लीजिए कि क्या सच में आप रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं, क्योंकि रिसर्च लाइन होती बहुत डिमांडिंग है। अब आपको मास्टर्स करना होगा, उसके बाद आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। क्या आप सच में, आपके अंदर वो विलिंगनेस है कि आप पीएचडी करने की लाइन में जाना चाहते हैं या हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता नहीं है, ये लगता है कि चलो कर लेंगे, बट टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है और वो बीच में फंसने के बाद फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो अगर आप सच में टाइम दे सकते हैं, इतना पेशेंस है आपके अंदर, तभी इस लाइन में आना चाहिए। और वरना फिर आप अपनी लाइन स्विच कर सकते हैं, एमबीए फिर, या फिर आप प्लेसमेंट्स के लिए जा सकते हैं। तो ये पॉइंट मैं जरूर आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा।
तान्या, इतनी अच्छी रैंक आई है आपकी, रैंक 167 आई है आपकी। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपने इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए जबरदस्त पढ़ाई की होगी। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से आपने पढ़ाई की कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। स्ट्रैटेजी में मैंने ऐसा कुछ स्पेशलाइज नहीं करा था। मेरा ये माइंडसेट क्लियर था कि जो आप पढ़ाएंगे जिस दिन, मुझे उसको उसी दिन रिवाइज करना है। और रिवीजन भी ऐसा नहीं कि बस अगर आपने पढ़ाया मान लीजिए 1.5 या 2 घंटा, तो मुझे बस उसको 5 मिनट में या 15 मिनट में निपटा के खत्म कर देना है। रिवीजन मैं इस तरीके से करती थी कि प्रॉपर तरीके से, कि एक एक चीज मेरे को दिमाग में जाए और उसको मैं दोबारा ना भूलूं। और अगर मैंने आज के लेक्चर का आज रिविजन करा है और उसको मान लीजिए 2 घंटे के लेक्चर के रिविजन में मुझे 2 घंटे या 2.5 घंटे लगे, तो उस 2 ढाई घंटे को मैं नेक्स्ट डे भी रिवाइज करती थी, तब मेरा टाइम कम हो जाता था। तो ये एक्यूमुलेट कर करके मैंने अपना रिविजन करा था, और जब यूनिट खत्म होती थी तो मैं फाइनल एक बार पूरे को रिवाइज कर लेती थी, अलॉन्ग विथ ये थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आप जो क्वेश्चंस कराते थे। ये बिल्कुल सही तरीका है। एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि रिवीजन हम बाद में देखेंगे। मैं एक्चुअली रिवीजन के बारे में अलग से भी एक सवाल पूछूंगा तान्या से। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको कॉन्क्रीट पढ़ें एक तो, और उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, तभी वो आपके दिमाग में बैठ पाएगा। अच्छा तान्या, क्या आपकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी थी? जैसे बायोकेमिस्ट्री हुआ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये बात पूछते हैं कि किस क्या चीज पढ़नी चाहिए हमें, या किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, मतलब कौन क्या कुछ हम छोड़ भी सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गेट के सिलेबस में या गेट की तैयारी करते समय कुछ इंपॉर्टेंट भी हमें सोचना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है या ये गैर इंपॉर्टेंट है, कुछ इस तरीके का भी होना चाहिए? अ, इसके बारे में मैं थोड़ा इलैबोरेटेड तरीके से बताना चाहूंगी। जब मैंने सर की क्लास ज्वाइन करी थी तो मैं ऑलरेडी 1 महीना लेट ज्वाइन कर पाई थी, और जो मेन पोर्शन है बायोकेमिस्ट्री का वो पीछे छूट गया था। मैंने सोचा था कि मैं उसे कवर कर लूंगी, लेकिन ऑलमोस्ट लास्ट टाइम आ गया था, जनवरी का टाइम आ गया था, और 10 फेब को हमारा पेपर था। मैंने सर को क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या मैं बायोकेमिस्ट्री छोड़ सकती हूँ, तो सर ने मुझे बोला था कि आप कुछ छोड़े ना छोड़े पर बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल मत छोड़िएगा। तब मुझे लगा कि मुझे बायोकेमिस्ट्री खत्म करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले भी जब और भी टॉपिक्स होते हैं तो मुझे लगा यार ये छोड़ सकती हूँ वो छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक अंदर से लग रहा था कि नहीं, छोड़ कुछ नहीं सकते। एंड शायद वही माइंडसेट की वजह से मेरी इतनी अच्छी रैंक आ पाई है कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं था। हाँ, मैथ, सिंस मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड है, मेरी मैथमेटिक्स वीक है, लेकिन मैंने ट्राई करा था कि अपने लेवल पे मैं जितना कर पाऊँ उसे, मैंने उतना ट्राई करा था करने का। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि छोड़ना कुछ नहीं है अगर आपको एक रैंक चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बस क्वालिफाई हो जाए पेपर, तो आप बहुत कुछ याद, तो आप बहुत बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दें। लेकिन छोड़ना में कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। सर ने जो जो पढ़ाया था मैंने हर एक चीज वो करी थी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीथिंग। इनफैक्ट जो मेरा 1 महीने का जो बायोकेमिस्ट्री छूटा हुआ था, वो भी मैंने कैसे भी करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी उसकी। मतलब ऐसा नहीं कि बस मुझे करने के लिए मुझे करना है, इस तरीके से करा था कि जिस दिन मैं उस लेक्चर्स को देख रही हूँ उसी दिन मैं उसको याद कर लूं, मन में बिठा लूं, ताकि मुझे बाद में उसको ना करना पड़े। तो बिल्कुल, बहुत छोड़ना हमें इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात कही। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आता है, क्या सर हम एनिमल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी छोड़ दें, कम मार्क्स का आता है। देखिए, गेट के एग्जामिनेशन में पैटर्न का तो कोई मतलब ही नहीं है। हर आईआईटी जब भी पेपर बनाता है तो कभी बायो प्रोसेस ज्यादा आ जाता है, कभी बायोकेमिस्ट्री ज्यादा आ जाता है, कभी कुछ आरडीटी ज्यादा आ जाता है। तो मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ आईआईटी बॉम्बे के पेपर का, उसमें बायो प्रोसेस के अलावा कुछ आया ही नहीं था। तो अब आप ये सोच करके अगर चलेंगे कि पिछले साल ऐसा हुआ था, अगले साल ऐसा होगा, ये नहीं, गेट के एग्जाम में कम से कम नहीं चलता है। अगर आप सीएसआईआर नेट में जाएंगे या किसी और जैसे गैटबी के एग्जामिनेशन में, उसमें 100 क्वेश्चन में से आपको 60 चूज करने, वहां पे चल जाएगा छोड़ना और ना छोड़ने का कॉन्सेप्ट। लेकिन गेट में तो सारे क्वेश्चंस करने हैं। वहां अगर आपने छोड़ा तो क्या पता उसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो छोड़िए कुछ भी नहीं, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हो गई। इनफैक्ट अच्छा। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप छोड़ के नहीं जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आते हैं पेपर में, जो अगर आपने वो छोड़ी नहीं होती चीजें तो वो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं। उस वजह से भले ही आपको करेक्ट ऑप्शन ना पता हो, पर उन उस नॉलेज की वजह से आपका एलिमिनेशन इजी हो जाता है। क्योंकि इस बार गेट में मैंने ये चीज नोटिस करी थी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिनका सही ऑप्शन मुझे नहीं पता था, पर सिंस सर के नोट्स में बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में दे रखा था, तो उसकी वजह से मेरे को सही ऑप्शन पता था कि ये 3 नहीं होंगे इसलिए ये होगा। तो वो चीज भी हो जाती है।
बल्कि मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो फाइनल दिन था जब हम लोग सब कुछ पढ़ चुके थे और मैं एक स्पेशल क्लास ले रहा था, उसमें मैंने सारे स्टूडेंट्स को अपने बताया भी था कि एलिमिनेशन मेथड्स का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, वो कहीं न कहीं आपके काम ज़रूर आएगा। जैसा कि तानिया बता भी रही हैं कि अगर आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं भी पता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से बाकी ऑप्शंस को स्ट्राइक ऑफ करके करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। कई बार काम कर जाता है। अच्छा जैसे तानिया बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बायो प्रोसेस से बहुत डरते हैं और बायो प्रोसेस का हुआ होता है दिमाग में कि यार बायो प्रोसेस में तो न्यूमेरिकल आएगा, कैसे बनेगा बायो प्रोसेस? 30-35 नंबर तो बायो प्रोसेस ज़रूर हर साल आता है। तो मतलब अगर 30-35 नंबर का छोड़ दिया तो 70 नंबर में से मार्किंग होगी। तो आपका क्या हिसाब था? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को कैसे टैकल किया? सबसे पहली चीज बायो प्रोसेस के लिए जो मैंने करी थी कि उसे डरना नहीं है। अगर हम वो ही है ना, जो डर गया वो मर गया। अगर हम डरेंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो चीज हमारे सिर पे हावी होगी और फिर हम उसको नेगेटिव वे में ही लेंगे। तो मैंने बायो प्रोसेस से कभी ऐसा नहीं करा कि मुझे घबराना है उससे। बायो प्रोसेस को हमेशा मैंने इसी तरीके से देखा कि ये मेरा मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मैं इसको अच्छे से करूँ बिना घबराए। अब जैसे कोई बच्चा होता है पहली बार चलना सीखता है, तो पहली बार में तो वो नहीं सीख पाता ना चलना। तो मैंने बायो प्रोसेस को एकदम इन्फेंट की तरह ट्रीट करा था कि मे बी मुझे पहली बार ना आए, पर अगर इसको बार-बार प्रैक्टिस करूँगी तो ये मुझसे हो जाएगा। एंड जो बच्चे न्यूमेरिकल से घबराते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि न्यूमेरिकल सिर्फ तभी आ पाएगा जब आपको थ्योरी एंड कांसेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपने बिना थ्योरी पढ़े, बिना कांसेप्ट को क्लियर करे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपको नहीं आएगा। अब पहले आप घुटना चलना सीखेंगे, तब आप खड़े होके नॉर्मल चलना सीखेंगे। पहले आपको थ्योरी एकदम क्लैरिटी से करनी है, कांसेप्चुअल कांसेप्ट्स को एकदम क्लियर करना है, तभी आप उसके क्वेश्चंस कर पाएँगे। एंड क्वेश्चन में भी ये नहीं कि एकदम आपने हाई लेवल के क्वेश्चन उठा लिए। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि वो किस तरीके से आए हैं। क्योंकि गेट का पेपर क्या होता है, जो पहले क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। अगर 2013 में कोई आए तो 2018 में एग्ज़ैक्टली वही क्वेश्चन आ गया। तो मैंने इसी तरीके से करा था कि मुझे डरना नहीं है, थ्योरी को बहुत बार करना है, उसकी फ़ॉर्मूलाज़ एकदम टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया था वो फ़ॉर्मूला बेस्ड ही आया था, मैक्सिमम क्वेश्चंस फ़ॉर्मूला बेस्ड आए थे। और कांसेप्ट्स को क्लियर रखना है। ओके, बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि पहले थ्योरी क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, फ़ॉर्मूला याद करिए और उसके बाद आप क्वेश्चंस के ऊपर जाइए। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड बन चुका होगा और उसके बाद आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाएँगे। थोड़ा तान्या क्योंकि आप हमारे साथ 6 महीने पढ़ चुकी हैं, बहुत सारे आगे आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं हमसे पूछते हैं कि सर किस तरीके से पढ़ाई होती है आपके यहाँ? कैसे क्लासेस होती हैं? थोड़ा उसके बारे में आप बताइए क्योंकि आप एज़ अ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ी रह चुकी हैं, तो आप बताएँगी बेहतर किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरी सर को जॉइन करने की जो मतलब जर्नी थी, वो थोड़ी स्टार्टिंग जो हुई थी, वो थोड़ी मेरे मैं पर्सनली पैनिक मोड में थी। मुझे नहीं पता था कि मैं जॉब कर रही थी एज़ अ बायोलॉजी फैकल्टी फॉर नीट, और मुझे एकदम से लगा कि मतलब एकदम से क्या, मुझे करना तो गेट ही था, लेकिन एक बार जब हम जॉब में आ जाते हैं, तो हम ईज़ आउट हो जाते हैं कि अब क्या प्रिपरेशन करनी है, अब तो पैसे आ ही रहे हैं हमारे हाथ में। लेकिन थोड़ा-सा मेरे दिमाग में इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ कि नहीं, अगर यही कंटिन्यू रहेगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी? सिंस मुझे रिसर्च में स्टार्टिंग से ही जाना था। तो एक दिन मेरे दिमाग में ये थॉट आया और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई कि मैं क्या करूँ? सिंस मेरे कॉलेज में जब मैं 4th ईयर में थी, तो मैं सर की वीडियोज़ के थ्रू अपने एग्ज़ाम्स को देती थी। तो मुझे थोड़ा-सा लगता था कि हाँ, अगर मैं सर से पढ़ूँगी तो शायद मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो मैंने सर को कॉल करा था एक दिन, शायद 4th या 5th सितंबर की बात है, मैंने सर को कॉल करा था और मैंने सर को बोला था कि सर मुझे बस समझ नहीं आ रहा है, अगर आप जो पढ़ाएँगे मैं बस उसी को करके जाऊँगी, और मेरा बस एक ही क्वेश्चन था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना? सर ने ऐसा नहीं बोला, सर ने कोई गारंटी नहीं ली थी, पर सर ने बोला था कि अगर तुम पढ़ोगी तो ज़रूर होगा। तो बस मैंने वही चीज़ को 100% मान लिया था कि अगर मैं पढ़ूँगी सर के, और सर जो पढ़ाएँगे डेली का डेली करूँगी तो हो जाएगा। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं ऑलमोस्ट 1 महीना लेट जॉइन करा था, तो मेरा एक पीछे का पूरा बायोकेमिस्ट्री मेरा छूट चुका था। लेकिन अगर मैं उसके बाद की बात करूँ, तो हमने स्टार्ट करा था सेल से। सर रोज़ मेरी जो क्लास का टाइमिंग रहता था वो सुबह 7 ओ क्लॉक से रहता था, और एवरीडे हम लोग की डेढ़ 2 घंटे की क्लास रहती थी। सर रोज़ हमसे पीछे का प्रीवियस डे का पूछते थे, स्टार्टिंग के 15 मिनट तो इसमें ही जाते थे। एंड सर आप जैसे हम लोग को पढ़ाते थे, एकदम ऐसा लगता ही नहीं था कि हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, एकदम अगर हम परफ़ॉर्म नहीं करते थे, तो स्पेशली सर फ़ोन करके पूछते थे कि क्या दिक्कत क्या आ रही है? सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमें कोई भी डाउट होता था तो हम सर को मैसेज करते थे, सर उसको रिस्पॉन्ड करते थे, क्लास में चीज़ें डिस्कस करते थे। मेरे संग प्रॉब्लम ये थी कि मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी डिमोटिवेट हो जाती थी।
तो उसके लिए भी मैं सर को बहुत परेशान करा था मैसेजेस कर करके कि सर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो सब चीजें भी सर ने क्लास में डिस्कस करी थी काफी ज्यादा। हमारे रेगुलरली टेस्ट होते ही थे, जैसे ही हमारी एक यूनिट कंप्लीट होती थी हमारे टेस्ट स्टार्ट होने होते थे। और ऐसा नहीं है कि सर जो टेस्ट बनाते थे एकदम वो गेट लेवल के या थोड़े उससे नीचे बनाते थे कि हम खुश हो जाए कि हमारे नंबर आ रहे हैं। सर के टेस्ट एक लेवल के होते थे जिसमें सीएसआईआर के क्वेश्चंस भी देते थे सर, ताकि हमारे कंसेप्चुअलाइज हम चीजें को समझ सकें और इसके अलावा भी हम अपने आप से दिमाग लगा के चीजों को कर सकें। फिर उसके बाद जब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, उसके बाद हमारा 1 महीना पहले 1 सवा महीना पहले हमारा सिलेबस खत्म हो गया था। उसके बाद हमारी रेगुलर रिवीजन क्लासेस रही थी। हमने पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करा था और उसमें भी ऐसा नहीं था कि बस सर बोल रहे हैं। हमारे ऑलमोस्ट इंटरैक्टिव क्लासेस होती थी। सर क्वेश्चंस पूछते थे, हम आंसर बताते थे। जो आंसर नहीं बताता सर उसकी खिंचाई करते थे, डांट लगाते थे कि क्यों नहीं बता रहे हो भाई। तो ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं किसी ऑनलाइन क्लास में पढ़ रही हूँ। तो मेरी जर्नी सर के संग बहुत ज्यादा अच्छी रही है कि ये जो मेरी रैंक है वो सिर्फ सर की वजह से है। और आई वुड ओ माई रैंक टू सर, सिंपल एज दैट। नहीं यस बेटा, सर। आपने बहुत बहुत मेहनत की है, उसकी उसकी वजह से रैंक आई है। मैं तो बस गाइड ही कर रहा हूँ। बहुत मेहनत की, आप बहुत ब्राइट थी और जो मैंने कहा वो फॉलो किया और उसका रिजल्ट आपको मिल गया। आपने बायो प्रोसेस के लिए भी आप तो बायो प्रोसेस भी खैर हमसे ही पढ़ी है। बायो प्रोसेस की क्लासेस, जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि बायो प्रोसेस में सर कैसे पढ़ाओगे आप, कैसे मैं मेरा नहीं हो पाएगा। बायो प्रोसेस क्लासेस के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? यस सर। सिंस मैंने बताया था कि मुझे बायो प्रोसेस से घबराना नहीं था, इसलिए मैंने सर का बायो प्रोसेस का बैच अलग से भी ज्वाइन करा था। और जो मेरी क्लास में चल रहा था वो भी मेरा था। वो मैंने इसलिए करा था ताकि जो जो सर अलग से बैच लेते हैं बायो प्रोसेस का, वो मैं करके जब मेरी मेरी एक्चुअल क्लास में वो बायो प्रोसेस शुरू हो तो वो मेरा वो रिविजन हो जाए एक बार। तो मैंने तो सर बायो प्रोसेस को एकदम स्टार्टिंग से एक बहुत धीरे धीरे करके चलते हैं, ताकि एकदम से लोड ना पड़े किसी भी चीज का। एंड कोई भी डाउट होता है वो सर पढ़ाते हैं, क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कराते हैं सर क्लास में, सर अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस लेके आते हैं जो सर को लगता है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काम आएगा, कि ये और चीजों में मतलब बायो प्रोसेस के और क्वेश्चंस में काम आ सकता है। तो हम लोग का बायो प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 महीना चला था। और 1 महीने में अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करेंगे, रोज रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, तो शायद वो 1 महीने में ही आपका बायो प्रोसेस इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन तो अब की बार मुझे कभी-कभी अंदर से फीलिंग आती थी कि मेरा बायो प्रोसेस ऐसा सही है, तो वो उसके लिए भी मैं सर को मैसेज करती थी कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पर अल्टीमेटली वो वाला फैक्टर तो रहता ही है। अगर वो एक हम ऐसा फैक्टर ले लेंगे कि मुझे तो सब आता है, तो फिर तो लर्निंग के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो अब की बार तो का जो ये बायो है। प्रोसेस का पेपर था वो पूरा का पूरा आप कर ले गई थी अच्छे से? यस सर, यस सर। पूरा पूरा नोट से पेपर था, पूरा का पूरा नोट से पेपर था। बस एक क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा ट्रिकी था, पर सिंस उसमें शायद नेगेटिव मार्किंग थी तो मैंने नहीं करा था वो क्वेश्चन। ओके, ओके, ओके। चलिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए दानिया कि आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा समय गेट की तैयारी करने का कौन-सा होता है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आपने भी सेकंड ईयर में आपको पता ज़रूर चल गया था, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है वो 4th ईयर में जाकर के हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऐसा सोचते हैं कि तैयारी करने का सही समय क्या होता है? अभी तो हम 3rd ईयर में हैं या अभी तो हम सेकंड ईयर में हैं। आपके हिसाब से बढ़िया समय कौन-सा है? मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट समय इसकी तैयारी करने का है 3rd ईयर, क्योंकि 3rd ईयर में हमारे पास कोई काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज़, 3rd ईयर में एम्पल ऑफ टाइम होता है। एंड एम्पल ऑफ टाइम नॉट इन द सेंस कि हम पढ़ाई करेंगे, बट एम्पल ऑफ टाइम इन द सेंस जस्ट इन केस हमारे बेसिक्स कहीं न कहीं लैग कर जाते हैं, तो हमारे पास वो बेसिक्स को फिल अप करने के लिए 4th ईयर भी रहता है। अब मैंने क्या करा था, मेरे को पता तो 2nd ईयर में चल गया था, पर मैंने पढ़ाई कब शुरू करी थी? 3rd ईयर में आके शुरू करी थी। 3rd ईयर में भी जो मेरी पढ़ाई थी वो सॉरी मैंने 3rd ईयर में भी पढ़ाई शुरू नहीं करी थी, मैंने 4th ईयर में जाके पढ़ाई शुरू करी थी। 3rd ईयर भी मैंने बस ऐसे ही जाने दिया था। तो 4th ईयर में जाके जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी, तो मेरे को पता ही नहीं था कि इस एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है, इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना क्या-क्या है। 2 मेरे पास सिलेबस था, 2 पन्नों का पूरा सिलेबस था, पर उस सिलेबस में से भी मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है, वो मेरे लिए चैनलाइज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। इसलिए 4th ईयर में तो शायद मेरा गेट क्वालीफाई भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर जो उसके बाद मैं जॉब कर रही थी, जॉब के साथ-साथ मैंने पढ़ाई करी, सर की क्लास जॉइन करी, तो तब जाके जॉब के साथ-साथ मेरा गेट क्लियर हो गया।
ये बहुत बड़ी चीज है, मैं इसके बारे में भी बात करना चाहता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हम जॉब कर रहे हैं, क्या जॉब के साथ कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मैं तान्या से जानना चाहूंगा, तान्या आप जॉब कर रही थी, आपने तैयारी शुरू की, आप क्या उसके साथ मतलब एक्लेमेटाइज कर पा रही थी, या कैसे किया आपने? इनिशियली जो मेरी जॉब थी वो बहुत हेक्टिक थी। मतलब ऐसा था कि मेरे को 5 डेज, कभी कभी 6 डेज अ वीक भी जाना पड़ जाता था। एंड शाम को बहुत थकान हो जाती थी, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। मैंने ट्राई करा था 1 डेढ़ महीना सोच के कि दोनों को मैनेज कर लूंगी, पर वो दोनों मैनेज नहीं हो पा रहे थे। फिर मेरे मेरे पास मेरे सामने एक डिसीजन लेने के लिए चीज आ गई कि मैं जॉब कंटिन्यू करूं या फिर प्रेपरेशन कंटिन्यू करूं। तो मैंने बीच का रास्ता निकाला था कि मेरी जो 5 डेज की जो जॉब थी उसको मैंने 3 डेज में कन्वर्ट करवा लिया था। सिंस मेरी और उसकी वजह से मेरी सैलरी में भी काफी ज्यादा डाउनफॉल हुआ था। बट द थिंग इज कि हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि हमें फर्दर अपनी लाइफ में करना क्या है। तो मैंने 3 डेज अ वीक की जॉब कंटिन्यू रखी थी, और जो बचे हुए 4 दिन थे वो मैं प्रॉपरली गेट के लिए देती थी। ऐसा नहीं है कि वो 3 दिन मैं सिर्फ जॉब में ही करती थी। जॉब से जब मैं फ्री हो जाती थी, जब मैं वापस आती थी, तो मैं थोड़ा बहुत रेस्ट लेके मैं वापस से अपनी पढ़ाई शुरू कर देती थी, और शायद 12 बजे तक मैं पढ़ती थी और फिर वापस से सो जाती थी, फिर सुबह 7 बजे क्लास होती थी। यस। ओके। ओके। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल फॉलो किया, लेकिन फिर भी अपनी इतनी मेहनत से आप एक अच्छी रैंक लेकर के आ पाए। यही तो मजा है, आप चैलेंजेस फेस करिए और उसके बाद अगर चैलेंज लेने के बाद आप अच्छी चीज पा जाते हैं तो कितनी अंदर से खुशी होती है, वो आपको तान्या की बातें सुन करके ही लग रहा होगा। अच्छा तान्या, एक चीज और जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, या अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लास्ट लास्ट तक जाते जाते मोटिवेशन लूज होने लग जाता है, अंदर अंदर कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या मैंने क्या प्रॉपरली मेहनत की, अपने आप पे सेल्फ डाउट होने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा था? ये हो रहा था भी नहीं बोलूंगी मैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा था मेरे संग। मतलब एक्सट्रीम लेवल का हो रहा था। मुझे लास्ट में आते आते तक ऐसा लगने लगा था कि ये जो मैंने प्रिपरेशन करी है एकदम वेस्ट जाने वाली है, और मेरी रैंक कहीं बहुत पीछे आने वाली है, और मैं शायद क्वालिफाई भी ना कर पाऊं पेपर। लेकिन मैंने इस बारे में सर को मैंने एक दिन मैसेज करा था, फिर सर ने क्लास में इसको पूरा बताया था। हाँ, मतलब सर के बात बताने के बाद 1 2 दिन तक सब नॉर्मल रहा था, लेकिन फिर वापस से वही चीज आ गई थी। लेकिन उस चीज को हमें खुद से ही टैकल करना होता है कि ये बस एक थॉट है। मैंने जो मेहनत करी है, मुझे मुझे हारना नहीं है। बिकॉज लास्ट में आते आते तक ना बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि यार इतनी मेहनत कर लिया, अब रुक जाता हूँ। बस वो लास्ट समय ही ऐसा होता है कि जब हमें रुकना नहीं होता है, क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है, ये एक गेम खेल रहा होता है हमारे संग कि तो बहुत मेहनत कर लिया, अब रुक जाते हैं, अब तो देखा जाएगा जो होगा। पर वो हमें अपने माइंड के संग फाइट करना पड़ता है, और माइंड के संग थोड़ा रेजोनेट भी नहीं करना पड़ता, और बहुत अपने आप को कूल एंड कंपोज रखना होता है कि ठीक है, जितनी मेहनत करी है, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो ठीक है, वरना इट्स ओके। तो वो चीज अपने आप को समझानी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने बस अपने ये करा था कि सिंस मैं अपने घर पे बात कर लेती थी इस चीज को लेके कि मम्मी ऐसा लग रहा है या पापा ऐसा लग रहा है, तो उन्होंने थोड़ी हेल्प करी थी बूस्ट अप करने में कॉन्फिडेंस कि हम हैं, क्या दिक्कत है, ये सब वो सब चीजें। बट हाँ, डिमोटिवेटेड तो फील होता था। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने आपसे भी पूछा कि क्या जो इतनी अच्छी रैंक लेकर के आते हैं उनके साथ भी यही मसला होता है, या वो लोग कुछ और ही सोचते हैं। तो सबको बताना चाहता हूँ कि सबके साथ, अभी ओजस्वी के साथ भी मैंने बात की थी तो उनको भी डर लगता था, लेकिन उनकी रैंक आप और भी देख सकते हैं। सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ तान्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, मैं देखता हूँ कि पढ़ाई के दौरान बार बार मोबाइल देखते रहते हैं, किसी का मैसेज आया है देखते रहते हैं, लाओ एक रील देख लेते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता था कि आप भी मतलब डेविएटेड रहती थी मोबाइल से, क्या था? हाँ, मोबाइल से डेविएटेड तो नहीं कहूंगी मैं कि मैं डेविएटेड रहती थी। पर हाँ, ऐसा होता था कि मैंने मोबाइल यूज का मुझे इतना कुछ ऐसा शौक नहीं था कि मैं रील से एडिक्ट हूँ या फिर ऐसा कुछ। मुझे बस अपना दिमाग में क्लियर था कि अगर मैं रील देखूंगी तो मुझे जो चाहिए इस समय पे वो समय पे ना मिलके शायद आगे भी ना मिल पाए। तो वो चीज मेरे दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी थी कि यार अगर मैं ये करूंगी तो ये नहीं मिलेगा, तो प्रायोरिटाइज वाली चीज आ जाती है। ऐसा नहीं था कि मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं यूज करती थी, मैं अपने फ्रेंड से बिल्कुल बात नहीं करती थी। इनफैक्ट ऑनेस्टली बताऊं तो 10 फेब को पेपर था, 17 18 दिसंबर को मैं जयपुर घूमने गई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अपने आप को वो नहीं करती। बट हाँ, ये था कि अगर मैं घूमने जा रही हूँ तब पढ़ाई नहीं हो रही है तो उसका कॉम्पेंसेशन कर लूं मैं कहीं कोई और दूसरे दिन।
हाँ, मोबाइल मैं यूज़ करती थी, जैसे खाना खा रहे होते हो, तो उस समय पढ़ाई नहीं हो सकती, तो उस समय फ़ोन यूज़ कर लिया। लेकिन उस समय वही है कि आइडल चीज़ें नहीं चलती हैं, तो खाना ही 1 घंटे में खा पा रहे हैं मोबाइल यूज़ के चक्कर में। फिर रियलाइज़ेशन होता था, अरे! कितना टाइम निकल गया। लेकिन फिर उस रियलाइज़ेशन ऑफ गिल्ट ट्रिप की वज़ह से थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया करते थे। ओके, ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ और देखी है कि स्टूडेंट्स हमेशा नए-नए टॉपिक्स की तरफ भागते हैं और रिवीजन जो है वो एक बार बढ़ता चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था कि नए टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, रिवीजन एक बार बाद में करेंगे एक साथ, ऐसा करती थी आप भी? सर जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैं जब आप कुछ भी पढ़ाते थे तो उसको मैं उसी दिन करती थी और सिंस मैं उसको रोज रेगुलरली रिवीजन करती जाती थी और लास्ट में आके एक पूरा रिवीजन करती थी। फिर जब नई यूनिट स्टार्ट होती थी तो मैं ये मेक श्योर करती थी कि मैं पुरानी यूनिट को अभी थोड़ा साइड रख दूं, बिकॉज मेरे संग प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैं नई यूनिट के संग पुराना पढ़ूंगी तो वो मेरे दिमाग में बहुत हौच पौच और मिक्सअप हो जाता था। तो मैं एक यूनिट को पढ़ के थोड़ा साइड रख देती तो ये ऐसे कंपार्टमेंट्स टाइप बन जाते थे मेरे दिमाग में। फिर जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया था, तब मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैंने डिस्कस भी करा था आपसे कि सर ये भी बच रहा है, वो भी बच रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब रायते की तरह फैल गया, अब समेटू कैसे? पर फिर वापस से मैंने यही करा था कि पहले मैंने जो पढ़ा था उसको रिवाइज़ रिवाइज़ करा, फिर रिवाइज़ करा। जब आप पूरा सिलेबस कर लेते हो, उसके बाद जो पहला रिवीजन आप देते हो, उसमें आपको टाइम लग सकता है। लेकिन जब आप दूसरा रिवीजन करते हो, तो उसमें कम टाइम लगेगा, तीसरे में और कम टाइम लगेगा, चौथे में और कम टाइम लगेगा। और मैंने कभी ये नहीं करा था कि मुझे इसको बस 2 बार रिवाइज़ करना है, इसको बस 4 बार करना है। मैं तब तक रिवाइज़ करती जा रहती थी, जब तक मुझे ऐसा अंदर से सैटिस्फाइड फील नहीं होता था कि मेरे दिमाग में चीज़ें प्रॉपर तरीके से घुस चुकी हैं। तो ये रहता ओके, था। ओके। अच्छा, आपकी इतनी अच्छी रैंक का ये है तान्या, आप मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि अब आपकी प्रेफ़रेंसेस क्या-क्या हैं? क्या-क्या कौन-कौन से फ़ॉर्म्स भर रही हैं? या अगर मैं आपके ऊपर छोड़ूँ, अगर आपकी बस चले तो आप कौन से आईआईटी या कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहेंगी और कौन-सा कोर्स लेना चाहेंगी? कोर्स की पहले मैं अगर बात करूँ तो मुझे स्टार्टिंग से ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था। तो बायोमेडिकल तो आईआईटी बॉम्बे में है, आईआईटी दिल्ली में है। तो मेरा प्रेफ़रेंस तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ही रहेगा। बट सिंस अ, मैं सारे 7 ओल्ड आईआईटीज़ को टारगेट कर रही थी, तो मैंने उन सबके ही फॉर्म भरे हैं। इनफैक्ट मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली का भी फॉर्म भरा है सिंस उसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का स्कोप भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली ओ के लिए भी सोचा है। ओके, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली तो गेट-बी से भी आता है। तान्या, तो आप गेट-बी का फ़ॉर्म भी डाला है आपने? यस सर, गैट-बी का फॉर्म भी डाला है मैंने। ओके, तो उससे भी तो ट्रिपल आईटी दिल्ली आपको मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो रैंक है, उससे आपको कोई ना कोई बढ़िया आईआईटी मिल ही जाएगा। एक सवाल रह गया था मेरा, आप टेस्ट्स को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते हैं, कोई टेस्ट वगैरह नहीं जॉइन करते। आपने कैसे इसको लिया था या आपने क्या किया था इसके लिए? हाँ, टेस्ट सर मैं थोड़ा ऑनेस्टली बताऊँ तो स्टार्टिंग में मैं काफ़ी रेगुलर रही थी टेस्ट में, लेकिन फिर बीच में क्या हो गया था कि कुछ टेस्ट नहीं दे पाई बिकॉज़ ऑफ सम फैमिली इश्यूज़, तो वो रह गए थे एंड सिंस आपके टेस्ट के लिंक 1-2 दिन के लिए एक्टिव रहते हैं, तो फिर मुझे डर लग रहा था कि मैं आपसे पूछूँगी तो आप कहेंगे क्यों नहीं दिया टेस्ट? तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। लेकिन हाँ, टेस्ट देना इज़ इम्पोर्टेंट और टेस्ट में डीमोटिवेट होना है मतलब डिमोटिवेट नहीं होना इज़ मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि आपके टेस्ट में अगर कभी-कभी ऐसा होता था कि 60 नंबर का पेपर होता है, तो मेरे कभी-कभी 15 भी आए हैं, ऐसा भी हुआ है। लेकिन मैं उससे कभी डिसहार्टेन नहीं होती थी और कभी-कभी 60 के पेपर में मेरे 53, 54 भी आए हैं, तो मैं उससे एकदम एक्साइटेड भी नहीं होती थी। एकदम मैं न्यूट्रल ग्राउंड पे रहती थी कि अगर कम आ रहे हैं तो बढ़ जाएँगे, ज़्यादा आ रहे हैं तो ये कम भी हो सकते हैं। पर टेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि सिंस आपके क्वेश्चन्स ऐसे रहते थे कि वो गेट के अलावा भी आप कॉन्सेप्चुअलाइज़ करते थे सीएसआईआर वगैरह के और हमें नहीं पता कि गेट में अगला क्वेश्चन क्या पता कौन-सा आ जाए, तो वो कॉन्सेप्ट कब काम आ जाए। तो यस। टेस्ट्स आर इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ पे बताना भी चाहूँगा क्योंकि जो हमारे टेस्ट्स होते हैं वो सिर्फ गेट की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यू नेवर नो, क्योंकि गेट अब धीमे-धीमे करके और टफ से टफ पेपर बनाता है। तो हर एग्ज़ाम का यही है। कई सारे सीएसआईआर के डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो गेट में उठा के दे देते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार गेट का पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ गेट के ही लगा लें। मेजरली आप गेट के लगाइए, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के जो क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक पे तो वो आप ज़रूर सीएसआईआर के या डीबीटी के भी लगा सकते हैं। उससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ तान्या आपसे। आपकी फाइनल एडवाइस क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे, इनफैक्ट आपके जूनियर्स जो होंगे, आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होंगे, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर के, वो सुन रहे होंगे। क्या कहना चाहेंगी 2025 में जो लोग गेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको क्या समझाना चाहेंगी? क्या कहेंगी?
पहली चीज जो गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको गेट एक हवा लगता है कि कितना बड़ा एग्जाम है। सबसे पहली चीज हमें वो दिमाग से निकाल देनी है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को अपने से ज्यादा बड़ा समझेंगे तो वो चीज हमेशा अपने से ज्यादा ही फील होगी। ठीक है। तो पहली चीज ये है कि हमें गेट को एज अ अपनी पूरी लाइफ नहीं समझ लेना है। गेट का एग्जाम है, छोटा सा एग्जाम है, पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सिंपल एज दैट। दूसरी चीज, पढ़ने, ठीक है पढ़ाई एक जगह है, लेकिन एक एक जगह है कि आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट को रखें। हम आधी लड़ाई तभी जीत लेते हैं जब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के संग एक पॉजिटिव अप्रोच के संग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब चीजें और इजी तरीके से होने लगेंगी, एज कम्पेयर टू कि अगर हम सोच रहे हैं कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। तीसरी चीज, अपने सिलेबस से थरो रहना है। जो आपका सिलेबस है उससे ही स्टिक रहिए। ऐसा नहीं कि मैंने ये भी पढ़ लिया सेम टॉपिक का, मैंने दूसरी किताब भी पढ़ ली, मैंने उस कोचिंग से भी पढ़ लिया, मैंने उस कोचिंग से भी पढ़ लिया। सारे को हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। हम गूगल करेंगे एक ही चीज के बारे में बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस पे स्टिक रहना है। चौथी चीज आ जाती है पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। वो भी बहुत मैटर करता है। कुछ बच्चों को पता नहीं रहता है कि पढ़ उन्होंने पूरा लिया रहता है, पर उनको पता ही नहीं है कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उनका टेम्परामेंट क्या रहना चाहिए, अप्रोच क्या रहनी चाहिए पेपर को सॉल्व करते टाइम। हमें ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जब हमारा गेट का पेपर था, उसे 1 या 2 दिन पहले सर ने स्पेशली इसकी क्लास ली थी कि पेपर के लिए अप्रोच कैसी रहनी चाहिए हमारी। तो वो क्लास तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। एंड पांचवी चीज, अपने आप को हमेशा काम एंड कंपोज रखना है। बस ये मेरी 5 चीजें रहेंगी। बहुत अच्छी बातें आपने बताई यहाँ पे। अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ हमेशा रखिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि बीइंग ह्यूमन बीइंग्स लास्ट में सेल्फ डाउट आने लग जाता है, लेकिन आप ही कर सकते हो उसको अपने से दूर, अपने अपने दिमाग से उसको आप ही हटा सकते हो। मैं या कोई भी अगर आपको बोलेगा कि सब ठीक होगा, तुम क्वालिफाई कर जाओगे, तुम्हारी रैंक अच्छी आएगी, जैसे तान्या भी बताती थी कि हमसे डिस्कस करती थी, अक्सर ही इनका फोन आता था कि सर ये हो गया, ऐसे हो गया, अब मैं क्या करूंगी, नहीं हो पाएगा। तो मैं इनसे बात करता था, इनको बताता था कि तुम अच्छा कर रही हो, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि वो हार्डली 2-3 दिन उसका इफेक्ट रहेगा, फिर अल्टीमेटली आपके दिमाग में वही आने लगेगा कि नहीं हो पाएगा शायद मेरा। तो उस चीज को आप ही हरा सकते हो, आप ही अपने दिमाग से उस चीज को हटा सकते हो। बाकी आपकी जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, वो तो काम आएगा ही आएगा। आपने अगर कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ा हुआ है, वो जरूर काम करेगा। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके साथ मजाक करेंगे तो गेट नहीं निकलेगा। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर खास ध्यान रखें, जैसे कि तान्या बता ही रही थी। तो गेट का एग्जामिनेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से तान्या को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा, और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा इनकी सफलता के ऊपर। एक और बात भी बोलना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट आपको। आप जो कॉलेजेस चाहती हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, वो आपको मिले। जैसे कि आप तान्या, आप भी हमारी शायद गेट काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, आपको उससे भी फायदा हो रहा है? यस सर, यस सर। टाइम टू टाइम अपडेट्स आ जाते हैं कि कौन सा कॉलेज का फॉर्म आउट हो चुका है, कौन से कॉलेज का फॉर्म किस तरीके से भरना है। क्योंकि काफी बच्चों को यही नहीं पता रहता कि कैसे क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सब चीजें। तो वो काफी हेल्प हो रही है सब कॉलेजेस के बारे में। तो यस। यस, उसकी वजह से तो काफी ज्यादा हेल्प हो रही है। यस। तो अभी अभी एक और चीज मैं आपको लगे हाथ बता दूं कि संडे को हमारा एक स्पेशल सेशन होने वाला है सुबह 10 बजे से, जिसमें इंटरव्यू किस तरीके का होता है, इंटरव्यू के बेसिस पे या इंटरव्यू की तैयारी बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स ने गेट इस बार निकाला है और आपके पास इंटरव्यू की कॉल्स आ रही हैं, तो आप जरूर जुड़िएगा। हमारे जितने भी गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे उसमें जुड़ने वाले हैं, टॉप रैंकर्स उसमें जुड़ेंगे, और हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन करने वाले हैं कि आप किस तरीके से और अच्छा करेंगे। अगेन, इस सेशन को मैं यही एंड करना चाहूंगा, और स्थानिया को फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो हमारे साथ जुड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हम फिर एक स्टूडेंट की कहानी लेकर के आएंगे आपके साथ, आपको मोटिवेट करने, आपको इनकरेज करने हो, ताकि आप और बेहतर कर सके अपने फ्यूचर में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।